सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और ये हिंदी का 10वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 225 यानी 250 तक की। इस वीडियो की यदि आपको PDF प्राप्त करना है तो आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट जो है www.dkmpsc.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, और उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। निवेदन 1, कृपया पूरा देखें। अब क्वेश्चन नंबर 226, अंधे के हाथ बटेर लगना सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगने का जो सही अर्थ हो जाता है वो ये है, अपात्र को सफलता मिलना। ध्यान दीजिएगा, जब अपात्र को सफलता मिल जाती है यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को डिजर्व नहीं करता और उसे वो चीज़ मिल जाए तो उसे कहा जाता है कि भाई उसे तो अंधे के हाथ बटेर लग गई या उसके हाथ तो बटेर लग गई। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 227, शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ध्यान दीजिए, विपरीत अर्थ क्या देता है? शोषक का जो विपरीत अर्थ देता है, शोषित नहीं देता, पोषक देता है। और पोषक सही शब्द है, ये वाला जो पोषक है ये गलत है, पोषक ये सही है, ये गलत है। पोषित नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, पोषक होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल, सबसे सिंपल सवाल है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के नाम पर स्थान होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। बहुत अच्छे से आपने दोनों जो रटी होंगी, अच्छे से रटी होंगी स्कूल टाइमिंग पे दोनों परिभाषाएं। तो सर्वनाम कहा जाता है उसे जो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम होता है। निम्न में अंधकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अंधकार के पर्यायवाची की बात करें, पंख जो है वो कीचड़ को पंख कहते हैं। आतंक आपको पता ही है। घन की बात करें तो घन का मतलब जो होता है क्यूब जो होता है उसे भी घन कहते हैं। उसके अलावा बादलों को घन कहा जाता है। तो ये घन जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर की बात करें तो तिमिर जो है अंधकार का पर्यायवाची है। तिमिर, तमस, ये सब जो है अंधकार के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की बात करें, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, यानी कि दोहे का उल्टा क्या होता है? देखिए, शिल्पगत आधार पर यानी कि जिस तरह से दोहा होता है उसका उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। दोहे का जस्ट उल्टा होता है सोरठा। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इसका सही अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है कि घर के ज्ञानी का कोई सम्मान नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसका यही अर्थ था। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ ये नहीं होता। घर का भेदी लंका ढाई, ये भी नहीं होता। और घर घर में मिट्टी के चूल्हे, ये भी नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति घर का होता है, घर के व्यक्ति जो ज्ञानी होता है उसको कोई सम्मान नहीं देता। उसे यही समझते हैं कि इसको कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरे बाहर गांव का है या बाहर से कोई व्यक्ति आया है और वो उसे जरा सा भी ज्ञान है तो उसे हम सिद्ध मानकर पूजते हैं कि भाई वो तो फला जगह का, उसे तो ज्ञान होगा ही। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर ये प्रश्न शायद नीचे की तरफ रह गया है, तो प्रश्न मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पूछा है विपत्ति का विपरीतार्थक। विपत्ति का विपरीत क्या है? तो आप निश्चिंत रहें, विपत्ति का जो विपरीत होगा वो संपत्ति होगा। आपत्ति नहीं होगा, सुख नहीं होगा, समृद्धि नहीं होगा। संपत्ति जो है विपत्ति का विपरीत है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ? ध्यान दीजिएगा, शुद्ध प्रयोग की बात नहीं कर रहे हैं, अशुद्ध प्रयोग। देखिए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। इसमें पहले तो ये देखें कि आखिर सर्वनाम है कौन सा। इसके अंदर सर्वनाम है वह का यूज़ किया गया है और ये सर्वनाम है, तो ये शुद्ध है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, इसमें सर्वनाम क्या है? आपका। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें जो तेरा है, तेरे को है, वो गलत है। यहाँ पर तेरे नहीं आएगा, यहाँ पर या तो आएगा तुझे या तुझको।
मैं तुझको या तुझे एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं मिली। तो ये जो इस है ये सर्वनाम है और ये सही है। तो आंसर जो होगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो निधन का पर्यायवाची शब्द है। तो निधन का जो मतलब होता है उसका जो पर्यायवाची है वो देहावसान है। देहावसान निधन का पर्यायवाची है। रानी घर जा रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य है रानी घर जा रही है, देखिए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद समझेंगे ये किस प्रकार का वाक्य। देखिए एक होता है सरल वाक्य जिसके अंदर एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है और एक विधेय होता है। ठीक है, एक कर्ता है और एक उसका विधेय मतलब एक कर्म है। इसमें आप देख रहे हैं कि रानी घर जा रही है, इसके अंदर रानी जो है कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है, जाना जो है क्रिया है और घर जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक कर्ता है और एक ही कर्म है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य जो होता है जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है संयुक्त वाक्य कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, संयुक्त वाक्य को जो जोड़ने वाले योजक जिसे हम कहते हैं वो क्या क्या होंगे कि अगर वो और से जुड़ा है या फिर या से एवं से और से जुड़ा है, एवं से जुड़ा है, तथा से जुड़ा है, या से जुड़ा है, वा से जुड़ा है, अथवा से जुड़ा है, लेकिन से जुड़ा है, किंतु से जुड़ा है, परंतु से जुड़ा है और परंतु से जुड़ा है। तो इस टाइप से अगर कोई जिस वाक्य में ये आपको देखने को मिल जाए, दो शब्द, दो जो वाक्य हैं उनके बीच में और हो, एवं हो, तथा हो, या हो, वा हो, अथवा हो, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, पर हो, तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। वहीं मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य कौन सा होता है जिसके अंदर एक प्रधान वाक्य हो, ध्यान दीजिएगा, एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा जो वाक्य हो वो उस पर पहले वाक्य पर आश्रित होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आश्रित होना चाहिए, प्लस उसके अंदर इनमें से कोई एक जो है संयोजक होना चाहिए। कौन कौन से, यदि, तो, यदि राम पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, ठीक है, जैसा वैसा, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, और क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए, इसलिए आ जाएगा। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। इसके अलावा यद्यपि ट्रेन समय पर आई तथापि हम लेट हो गए, हम लेट हो गए तथापि, और अगर कोई वाक्य की से जुड़ा है तो ये शब्द क्या होंगे, सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा ये शब्द में 2 हैं लेकिन की अकेला है, तो ये सारे वाक्य क्या होंगे, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसका जो आंसर है रानी घर जा रही, ये एक सरल वाक्य है। कोयले की दलाली में काला मुंह काला करना या कोयले की दलाली में हाथ काले करना दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका जो अर्थ है वो ये है कि बुरे काम में हमेशा क्या मिलती है, बुराई ही मिलती है, अच्छाई नहीं मिलती। अनुराग का विलोम क्या होगा, अनुराग का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ को से मोह हमारा हो जाता है, किसी वस्तु से किसी चीज़ से प्रेम जो हमारा हो जाता है वो क्या कहलाता है, अनुराग। जैसे अपने पुत्र से हो जाता है, अपनी संपत्ति से हो जाता है या अपनी किसी वस्तु से हो जाता है, तो उससे जो एक तरह का अटैचमेंट जो होता है वो अनुराग कहलाता है। तो अनुराग का जो विलोम होगा और वो होगा विराग। ध्यान दीजिएगा, वैराग्य नहीं होगा, अराग नहीं होगा, बीतराग नहीं होगा, विराग जो होगा अनुराग का विलोम होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें हम, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रकार हमें यहाँ बताना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा, सब इसमें 3 तरह की चीज़ दी हैं, आप देख रहे होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं आखिर ये होते क्या हैं। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को बोलता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। तो 2 लोग बोल सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे, या तो मैं बोलूँगा या हम बोलेंगे। क्योंकि जब राम बोलेगा ना तो फिर वो राम के लिए मैं होगा, ना कि राम होगा। जैसे मैं मेरे लिए मैं हूँ, आप आपके लिए आप हो, या हम बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो ये हम बोल रहे हैं। तो ये 2 ही शब्द क्या होते हैं, इंग्लिश में भी आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, उत्तम पुरुष जो बोलते हैं। दूसरा कौन होता है, जो सुनता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कौन होता है, जो
सुनता है। तो ये दूसरा। और तीसरा कौन होता है? जिसके बारे में बात चल रही होती है। और सुनने वाला हमेशा कौन होता है? वह। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, सुनने वाला वह हमेशा होता है तुम, यू जो होगा हमेशा सुनता है। और अन्य पुरुष की बात करें तो बात किसके बारे में चलती है? वह के बारे में बात चलेगी, राम के बारे में बात चलेगी, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तभी तो सामने वाला सुनेगा। तो सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुनता है। और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात चलती है। तो यही होता है। चलिए, अब मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो सर्वनाम क्या होता है वो यूज़ किया जाता है संज्ञा के स्थान पर। तो मैं के स्थान पर आप क्या यूज़ करेंगे? मुझे। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? एक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किरण के पर्यायवाची की हम बात कर रहे हैं, तो अंशु जो है वो किरण का पर्यायवाची है। तो ये प्रश्न गलत हो गया। लेकिन जो प्रकाश है उसका मतलब होता है लाइट, ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि किरण का पर्यायवाची है। मयूख जो है वो भी किरण का पर्यायवाची है, लेकिन प्रकाश जो है किरण का पर्यायवाची नहीं होता। प्रकाश चीज़ अलग है और किरण चीज़ अलग होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर किसी वाक्य के अंदर दो, यहाँ पर आप देखेंगे दो सेंटेंस है कि राम क्रिकेट खेलता है और राम अच्छा नहीं खेलता है, तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और वो किस विभक्ति या किस संयोजक से जुड़े हैं? वो पर संयोजक से जुड़े हैं, और पर से जो जुड़ता है वो संयुक्त होता है। पर, परंतु, लेकिन, किंतु, अथवा, या, वा, तथा, एवं, और, ये जो होते हैं ये संयुक्त के उदाहरण है। वहीं मिश्र की बात करें, यदि, तो, जैसा वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, ये जो होते हैं मिश्र के मिश्र वाक्य में ये होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ क्या है? तो हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका सही अर्थ ये है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं साहब आप तो बिल्कुल अभी कर दो। नहीं साहब, माफ़ करो बाबा, हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी कि जो आप काम जब चाहिए तब पॉसिबल नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की बात करें। दक्षिण का विलोम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का विलोम यहाँ पर पूछा गया है। तो दक्षिण का विलोम क्या पूर्व होगा? पश्चिम नहीं होगा, पूर्व नहीं होगा, या तो होगा उत्तर, या दक्षिण की हम राजनीति व्यवस्था में बात करें तो उसे कहा जाता वाम। क्या कहा जाता? वाम। दो तरह के पंथी होते हैं राजनीति में, एक होते हैं दक्षिणपंथी और एक होते हैं वामपंथी। आपने भारतीय राजनीति में सुना होगा। तो वाम जो होता है, या उल्टा जिसे बोलते हैं, या फिर उत्तर जिसे बोलते हैं, तीनों एक ही हैं, वाम, उत्तर, उल्टा, और ये दक्षिण का विलोम होता है। निम्न में से कौन एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6-7 भेद होते हैं, उनमें से एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो क्या जो है वो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात आ रही है। कौन जो है ये भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ की बात करें तो कुछ से एक निश्चित चीज़ का पता नहीं चलता, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कुछ से हमें नहीं पता चलेगा कि कितना। थोड़ा पता चल जाएगा हाँ कुछ है, लेकिन देयर इज समथिंग, बट कितना वो पता नहीं चलेगा। तो ये कौन सा अनिश्चय। तो यह जो है इससे बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि इसी की बात हो रही है और ये एक निश्चित बात है। यह और वह, ये जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? नियति, ध्यान दीजिएगा, आपने कई बार ये सुना होगा कि ये चीज़ तो नियति के हाथों में है, नियति जैसा चाहती है वैसा करती है। खासकर साधु संतों के मुंह से या टीवी में ऐसे प्रोग्राम देखते होंगे तो उनमें ये नियति शब्द आपने सुना होगा। ध्यान दीजिएगा, नियति का मतलब चरित्र नहीं होता, स्वभाव नहीं होता, कर्म नहीं होता, भाग्य होता है। नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति जो चाहती करती है, यानी कि भाग्य जो चाहता है वो करता है। ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये किस प्रकार का वाक्य होगा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या है कि वह आ गया, तो ये की आया, और जहाँ पर ये की आता है वो कौन सा वाक्य होता है? वो होता है मिश्र वाक्य। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ क्या होगा? देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा, नाथ किसे कहते हैं? पहले तो ये समझ लीजिए कि जो बैल होते हैं उनके नाक में से एक रस्सी निकाली जाती है और उसे कहा जाता है नाथ। और पगहा क्या कहा जाता है? दोनों पैरों के बीच में एक लकड़ी, गले में लंबी लकड़ी बांध दी जाती है ताकि जो बैल गाय जो इस तरह से बहुत परेशान करने उत्पाती टाइप के होते हैं वो उनके पैरों से टकराए तो वो धीरे धीरे चलें, भागे ना, उसे कहा जाता है पगहा।
तो आगे नाथ न पीछे पगहा का एक तो ये भी होता है पगहा, दूसरा जो बेलों के रस्सी से जिसको पकड़ा जाता है वो भी पगहा ही कहलाता है, यानी कि नाथ में से जो रस्सी बांध के पीछे हाथ में जिसे लगाम कहते हैं वो भी एक टाइप का पगहा होती है। तो ये दोनों होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ होता है बंधन रहित होना, यानी ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी प्रकार का कोई भी बंधन ना हो। नाथ क्या करती है, बेल के ऊपर बंधन बना के रखती है, और पगहा भी बेल के ऊपर बंधन बना के रखता है। लेकिन 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 बिना नाथ बिना मोरे का या बिना पगहे का और बिना नाथ का जो का अर्थ होता है कि जिस पर कोई बंधन ना हो। आशा का विलोम क्या होगा दोस्तों, सभी को पता है आशा का विलोम बहुत सिंपल है, दुराशा नहीं होगा, हताशा नहीं होगा, नाउम्मीदी नहीं होगा, निराशा जो होगा आशा का विलोम शब्द होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जिसे स्वर्ण काल कहा जाता है वो है ध्यान दीजिएगा भक्ति काल। इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारी शानदार से शानदार रचनाओं की समय रचनाएं हुई थी, इसलिए इसे भक्ति काल कहा जाता है। और ये माना जाता है 1375 से लेकर 1700 के बीच में। तो 1375 से लेकर 1700 के बीच में माना जाता है भक्ति काल। और इस काल के प्रमुख रचनाकारों की हम बात करें तो बहुत शानदार, जैसे तुलसीदास जी की बात करें, मीराबाई है, रसखान है, रविदास है, कबीरदास है, तो ये सारे के सारे जो हैं भक्ति काल के ही रचनाकार हैं। वहीं बात करें आदिकाल की, तो आदिकाल वो काल है जबकि सबसे पहले मानव से मतलब हिंदी इतिहास के अंदर जो अपभ्रंश से हिंदी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे कविताओं की बात हुई थी, कविता काव्य आया था, वो काल यानी सबसे स्टार्टिंग। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो आदिकाल मतलब सबसे शुरू का काल, जब हिंदी साहित्य का विकास हो रहा था, तो जो पहला वो काल था वो आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल के बाद आता है जो इम्पॉर्टेंट है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल। देखिए रीतिकाल जो 1700 से 1800 के बीच का ये माना जाता है। इस काल में रीतिकाल की बात करें तो इस काल के अंदर हुआ था क्या एक्चुअल में, क्योंकि राजा महाराजाओं का ये समय हुआ करता था और जो कवि थे वो राज दरबार में रहने लगे थे। और क्योंकि राज दरबार में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सुरा और सुंदरी, तो उस समय कलात्मक कविताओं का बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ गई थी। या फिर जो था जो राजा महाराजाओं की बढ़ाई, राजा महाराजाओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखना, नायिकाओं के बारे में लिखना, श्रृंगार जो रस था, मेनली इस समय का जो रस था वो श्रृंगार रस बन गया था। तो ये जो था ये काल है, इस काल को नाम से जाना जाता है रीतिकाल। फिर उसके बाद आता है 1800 के बाद से आधुनिक काल, जो अब तक चला आ रहा है, जिसमें आधुनिक टाइप की कविताएं जो आप पढ़ने को आपको मिलती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो स्वर्ण काल की बात करें तो भक्ति काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अंगारों पर लौटना का सही अर्थ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा खतरनाक करना अंगारों पर लौटना नहीं होता। अंगारों पर चलना जो होता है वो मुश्किल काम का माना जाता है, लेकिन लौटना है यहाँ पर, तो ये है उसका अर्थ है दुख सहना। दुख सहना को कहा जाता है अंगारों पर लौटना। चलिए अंतिम प्रश्न की बात कर लें। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, आखिर उसे क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा आगत पति का वो स्त्री होती है जिसका पति परदेश से आ गया हो, यानी आ गया, आने वाला नहीं है, ये आ चुका है। प्रेषित पति का जिसका पति विदेश चला गया, विदेश गया, ये क्या कहलाएगा, प्रेषित पति। वहीं प्रवतस्य पति का वो स्त्री होती है जिसका पति विदेश जाने वाला है, विदेश गया नहीं है लेकिन जाने की तैयारी उसकी पूरी हो गई, ये कपड़े वपड़े पैक हो गए, तो विदेश जाने वाला है, वो क्या कहलाएगा, प्रवतस्य पति का। आगामी सत्य पति का या आगामी सत्य पति का वो होती है जिसका पति विदेश से आने वाला है, आया नहीं है, उसके आने की तैयारी, विदेश से आने वाला है, आने की तैयारी पूरी हो गई है, तो उसे कहते हैं आगामी सत्य पति का। तो सही आंसर है आगामी सत्य पति का, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है। ध्यान दीजिएगा जो आ गया है उसे आगत पति, जो गया वो प्रेषित पति का। चलिए ये हमारा वीडियो होता है यहीं समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ में शेयर जरूर करें,
और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो सुझावों का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं इसी कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की बात करते हैं हम यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।